सबसे पहले आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। जोरदार बारिश से भारत के 6 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में आई बाढ़, जल भराव और भूस्खलन की तस्वीरें। बिहार में बढ़ती जा रही है बाढ़ से मरने वालों की तादाद, करीब 200 लोगों की मौत। कोसी बागमती ढा रही है कहर। दरभंगा के रिहायशी इलाकों में 10 फीट पानी। असम और बंगाल में भी बाढ़ से हाहाकार। कल होंगे करगिल विजय के 20 साल पूरे देश में विजय दिवस की तैयारी। थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा, अब करगिल दोहराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। मोदी सरकार ने लोकसभा में फिर पेश किया 3 तलाक बिल। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नहीं थम रहे 3 तलाक के मामले। संशोधन में है पति को मजिस्ट्रेट से जमानत का नियम। दोषी को मिलेगी 3 साल की जेल। आरटीआई संशोधन बिल के खिलाफ उतरे 14 दल। नए बिल में सूचना आयुक्त की तनख्वाह और सेवा की शर्तें तय करेगा केंद्र। कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की रखी मांग। बागपत के कांवड़ शिविर में साध्वी प्राची ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, विशेष धर्म के लोगों के बनाए कांवड़ मत खरीदे लोग। पहले एसपी विधायक नाहिद हसन ने भी बीजेपी समर्थक कारोबारियों से सामान नहीं खरीदने की कही थी बात। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका। मुंबई के एनसीपी चीफ और पूर्व मंत्री सचिन अहिर हुए शिवसेना में शामिल। अहिर ने कहा, दिल में शरद पवार ही रहेंगे, लेकिन काम शिवसेना के लिए करूंगा। 1999 से एनसीपी के साथ थे सचिन अहिर। टेरिटोरियल आर्मी की पैरा रेजिमेंट में पेट्रोलिंग करेंगे एमएस धोनी। कश्मीर में 31 जुलाई से शुरू होगी ट्रेनिंग। सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं धोनी। ब्रिटेन के नए पीएम बोरिस जॉनसन के विरोध में पहले ही दिन सड़क पर उतरे हजारों लोग। डाउनिंग स्ट्रीट पर जुड़े प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। ग्रीन पार्टी के समर्थक कर रहे हैं विरोध। किम जोंग उन ने फिर दागी मिसाइल। पिछले साल ट्रंप से मुलाकात के बाद पहला मिसाइल परीक्षण। 430 किलोमीटर और 690 किलोमीटर तक मार करने वाली 2 मिसाइलों की टेस्ट से हैरान दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इससे पहले कि आज दिन भर की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल है। एक बड़बोले धर्मगुरु को महिला ने ऑन स्पॉट क्या सबक सिखाया है, ये अपने आप में देखते बनता है। जरा देखिए इस वीडियो को। Parabéns. इस वीडियो के एक हिस्से में दिखता है कि मंच पर पादरी साहब प्रवचन दे रहे हैं। नीचे सैकड़ों लोग श्रद्धा पूर्वक इनकी बातें सुन रहे हैं। दूसरी तस्वीर ऐसी है कि सफेद टी शर्ट और काली पैंट में एक महिला पीछे से दौड़ती हुई आती दिखती है। सारे सिक्योरिटी वालों को पछाड़कर यह महिला पादरी के पीछे जा पहुंचती है और जोर से धक्का मारती है। पादरी साहब नीचे जा गिरते हैं। मंच से नीचे बैठे लोग चीख पड़ते हैं कि पादरी को धक्का क्यों दे दिया, लेकिन महिला के चेहरे पर विजयी मुस्कान है। अगले ही पल महिला पादरी के पीछे पीछे खुद भी मंच से कूद पड़ती है। अब इस वीडियो की कहानी सुनिए। दरअसल पादरी साहब ने अपने प्रवचन में कहा था कि मोटी महिलाओं को जन्नत में जगह नहीं मिलती। फिर क्या था, थोड़ी सी हेल्दी इस महिला को गुस्सा आ गया। ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने पादरी साहब को मौके पर ही जन्नत और दोजख का फर्क समझा दिया। पता चला कि यह वीडियो ब्राजील का है, जहां साओ पोलो के पास के इलाके में फादर मार्सेलो रॉसी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया में चर्चा है कि पादरी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि पादरी के मुंह से मोटापे का ऐसा मजाक सुन महिला भड़क गई और उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट शो में ही सबक सिखा दिया। तो हम इस वीडियो को इस चेतावनी के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगली बार आपको कोई महिला जिनका वजन थोड़ा ज्यादा दिखे तो कृपा करके उनसे बचकर रहिएगा, वरना आपके साथ क्या होगा ये आप खुद जान सकते हैं। आइए अब जरा आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चीन ने श्वेत पत्र जारी करते हुए अपनी रक्षा संबंधी तमाम जानकारियों को दुनिया के सामने रखा। यानी कि चीन ने अपनी सैन्य ताकत का पूरा वीडियो जारी किया है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का यह वीडियो बताता है कि चीन की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के पास आज कितनी ताकत है। इस बात को समझना आवश्यक है कि यह वीडियो
हिंदुस्तान जैसे तमाम देशों के लिए है जो आज चीन के मुकाबले खड़े हैं, यहां तक कि अमेरिका और जापान के लिए, क्योंकि ये तमाम देश आज चीन को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में चीन ने स्पष्ट तौर से ये दुनिया को जतलाया है कि आज अगर एशिया का दादा कोई है तो वो है चीन। आग उगलती तोप क्यों दिखा रहा है चीन? मिसाइल की बारिश करते युद्धपोत बताने का मकसद क्या? निशाना साधते क्यों दिख रहे हैं चीनी लड़ाकू विमान? समंदर में चीनी न्यूक्लियर सबमरीन क्यों दिखाई जा रही है? जमीन से आग बरसाते मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या कहते हैं? जल, थल और आसमानी ताकत के प्रदर्शन की तस्वीरें चीनी सेना की हैं, जिसे चीन ने जारी कर दुनिया को दिखाया कि उसके पास कितनी ताकत है। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि चीन अब समंदर में भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। चीन अपना न्यूक्लियर सबमरीन दिखा रहा है कि वो दो हाथ करने को तैयार है। चीनी जलसेना की ताकत उसके वो हथियार हैं जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन की लड़ाकू विमान चीन की युद्धपोत से उड़ान भर रहे हैं और ठिकानों पर सटीक हमला कर रहे हैं। ये वीडियो जारी कर चीन ने दुनिया को न सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी नौसेना की 5 शाखाओं का दम भी दिखाया है। ये तस्वीरें चीन के एविएशन ग्राउंड, एयर डिफेंस, रडार, एयरबॉर्न और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स आर्म्स यूनिट की हैं। और यह है चीन का J-20 स्टेल्थ फाइटर। चीन अपनी वायुसेना के J-10 और J-16 जैसे कॉम्बैट फाइटर प्लेन की नुमाइश भी कर रहा है, जो आधुनिकतम वॉरफेयर से लैस है। अब चीन के ग्राउंड फोर्स की ताकत को भी देखिए। चीन में 2 दिन पहले 5 साल बाद नेशनल डिफेंस पर 18वां श्वेत पत्र जारी हुआ। इसमें चीन ने न्यू एरा आर्मी का टारगेट रखा है और चीन का ये वीडियो बताता है कि भारत को और सचेत रहना होगा। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन जो करना चाहता था उस मकसद को चीन ने पूरा किया है, और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर से कहा है कि आज अपने आप को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। हमें अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है, और वो खास करके इसलिए क्योंकि हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। क्या समंदर की बादशाह चाहता है चीन? क्या साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है चीन? क्या चीन की मंशा दक्षिण एशिया में अपनी ताकत का विस्तार करना है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने न सिर्फ सेना को मजबूत बनाने के लिए श्वेत पत्र जारी किया है, बल्कि चीन अपनी सेना की ताकत की ऐसी नुमाइश से अपनी विस्तारवादी मंशा को भी जाहिर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की PLA आर्मी लगातार अपने बहुत सारे हथियारों को नेवी में शामिल करने में लगी है। चीन ऐसा समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के मकसद से कर रहा है, जिसे लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी चिंता जताई है। So a lot of resources have been shifted from the other arms to the PLA Navy, obviously in line with their intention to become a global power. We have to watch that carefully and see how we can respond within our budget and constraints that we have. हिंदुस्तान दक्षिण एशिया में चीन की बादशाहत को टक्कर देता रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। लेकिन चीनी नेवी की ऐसी चुनौतियों से सामना करना हिंदुस्तान के लिए तब तक आसान नहीं होगा जब तक कि भारतीय जल सेना को आधुनिक साजो सामान से लैस नहीं किया जाता। All that I have been telling people is that we require long-term fiscal support to build a navy, and that is my constant refrain. And that's the only way we can plan, if we have a assured fiscal support.
दरअसल चीन ने चाइनाज नेशनल डिफेंस इन द न्यू एरा शीर्षक के साथ अपनी सेना को आधुनिक और उच्च तकनीक से लैस बनाने के लिए श्वेत पत्र जारी किया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को भी रक्षा क्षेत्र में श्वेत पत्र लाना चाहिए, जिससे डिफेंस को लेकर एक पुख्ता योजना तैयार की जा सके। लकूना है, इंग्लिश में क्या है, कमी है। व्हाइट पेपर देना चाहिए ताकि हर एक फौजी जाने और पूरी देश में लोग जाने हमारा देश का सुरक्षा के लिए लक्ष्य, मिशन, गोल क्या है। इसमें दो राय नहीं कि चीन की बढ़ती ताकत से हिंदुस्तान को चौकन्ना रहने की जरूरत है। साथ ही नौसेना को और सशक्त बनाने के लिए आधुनिकतम हथियारों को शामिल करना भी बेहद जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। दुनिया मानती है कि अब लड़ाई का पूरा पैमाना बदल चुका है। वायुसेना के साथ साथ नौसेना का बढ़ता दखल अब तमाम देशों को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो अपनी नौसेना को मजबूत करें। आइए अब आपको दिखाते हैं हम किस तरह से हिंदुस्तान की किलाबंदी कर रहा है चीन। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाता है कि चीन ने सबसे पहले म्यांमार को वहां पर एक पोर्ट बनाया है और उसके साथ ही आप माफ कीजिएगा, ये ग्वादर पोर्ट आप यहां देख रहे हैं, जहां पर चीन ने CPEC प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर पोर्ट को बड़े पैमाने पर बड़ा बनाया है। इसके जरिए वो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि कई अन्य जगहों तक अपनी पहुंच बना सकता है। उसके साथ साथ ईरान की सीमा पर उसने जीवानी द्वीप को भी विकसित किया है, जहां पर वो अपने आप को बड़े पैमाने पर सामने रख रहा है। और उसके साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम जिबूती की बात करें, जो कि अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाना और हिंद महासागर का जो पूरा रूट है, जो सी लेन रूट है, उस सी लेन रूट को भी वो सामने देख सकता है। और इसके साथ साथ सेशेल्स पर भी लगातार चीन की नजर रही है, वहां पर भी चीन ने अपना एक बेस बनाया हुआ है। मालदीव्स पर लगातार चीन की नजर रही है। चीन ने यहां पर भी स्थिति अपनी काफी मजबूत बनाकर रखी थी। अब जब कि एक ऐसी सरकार है जो कि भारत के साथ खड़ी है, तो ऐसे में चीन का हम असर कम होता हुआ देख रहे हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है, जिसके जरिए चीन लगातार हम पर नजर रख सकता है और हमारे ट्राई कमांड सर्विस जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है उस पर भी नजर रख सकता है। और म्यांमार में उसने 3 जगहों पर पोर्ट्स लिए हैं जो कि व्यावसायिक भी है और उसके साथ साथ तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। और चटगांव पोर्ट को हम कैसे भूल सकते हैं जो बांग्लादेश में है। कुल मिलाकर देखा जाए जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें भारत को अब अपने आप को बचाना होगा और इसके लिए भारत को मुस्तैदी बरतनी पड़ेगी। मॉब लिंचिंग पर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जहां सियासत हो रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, वहीं चर्चा हम इस मुद्दे पर करें कि बंगाल में एक वीडियो सामने आया है जो कि बंगाल की वास्तविकता को आपके सामने रखता है। बंगाल के हुबली में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जिन छात्रों पर पिटाई का आरोप है वो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। प्रोफेसर का आरोप है कि ये पिटाई उनकी इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलने से इनकार कर दिया था। कोन नगर इलाके में हीरालाल पॉल कॉलेज में जिस प्रोफेसर को छात्रों ने बेरहमी से पीटा उनका नाम है सुब्रत चट्टोपाध्याय। पूरा मामला ऐसा बताया जा रहा है कि ये छात्र कॉलेज की छात्राओं से बदतमीजी कर रहे थे। प्रोफेसर ने उन छात्रों को रोकने की कोशिश की तो मनचले छात्रों ने अपनी मनमर्जी शुरू कर दी और उसके बाद छात्राओं को ममता बनर्जी जिंदाबाद कहने के लिए थप्पड़ भी मारा। प्रोफेसर ने विरोध किया तो छात्रों ने उनकी पिटाई भी कर डाली। और आइए आपको दिखाते हैं जिस चिट्ठी को लेकर पूरे देश भर में संग्राम मचा हुआ है, जो कि 49 लोगों ने लिखी है। उस चिट्ठी को लेकर अब कैसे अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अवार्ड वापसी गैंग की तरह असहिष्णुता गैंग की राजनीति भी अब तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी के सांसद नुसरत जहां के बहाने यह तक कह डाला कि एक ये गैंग है जो कि लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, लेकिन जो लोग इस्लाम परस्ती करते हैं या जो लोग अल्पसंख्यक राजनीति को हवा देते हैं उनके खिलाफ यह गैंग कुछ नहीं बोलता। एक तरफ मॉब लिंचिंग को लेकर देश की 49 नामी शख्सियतों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन लोगों को अवार्ड वापसी गैंग कहकर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अवार्ड वापसी गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अगर नाहिद कैराना का विधायक ओपनली कहता हो कि हिंदुओं के दुकान से सामान नहीं खरीदो तो उन पर जुबान नहीं खुलता। अगर भाटपाड़ा बंगाल में जय श्री राम बोलने पर
हिंदुओं के घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक सवाल उठाए हैं कि आखिर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, वो जय श्री राम नारा लगाने पर लोगों को मारने पीटने जैसे मुद्दों के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते। ये पॉलिटिकल गैंग है वार्ड वापसी, जो मोदी सरकार के खिलाफ ये रचना रचते हैं, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के कामों के आगे टिके, विरोध करे। जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी गई चिट्ठी का समर्थन किया है। But I feel that whatever they have written, it's a genuine grievances and it is a genuine cause for the people. And I think this is the right time. They have written it to the Prime Minister. Any citizen can write to the Prime Minister for any purpose. And this purpose is, I think it is genuine purpose. दरअसल फिल्मकारों अडूर गोपाल कृष्णन, अपर्णा सेन, गायक शुभा मृदुल, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और समाज शास्त्री आशीष नंदी समेत 49 प्रबुद्ध नागरिकों ने 23 जुलाई को ये चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखी थी, जिसमें देश में असहिष्णुता के माहौल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन इसी लेटर पर अब जमकर सियासत हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले कुछ एक सालों से हमारे देश में हिंदू बना मुसलमान की राजनीति जिस बड़े पैमाने पर शिखर पर पहुंचती जा रही है, उसके बाद जो विवादित बयानों की झड़ी आती है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। साध्वी प्राची कई बार इस तरह के भड़काऊ बयान दे चुकी हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन आइए अब आपको उनके एक ताजा भड़काऊ बयान को दिखाएं, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के विरोध में कहे हैं। नाहिद हसन ने कहा था कि मुसलमानों को हिंदुओं से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, खास करके वो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जवाब साध्वी प्राची दे रही हैं। ये दोनों तस्वीरें उन नेताओं की हैं जो खुद को समाज सेवी मानते हैं, लेकिन इनकी जुबान समाज को बांटने वाला जहर उगलती है। पहली तस्वीर यूपी के कैराना के एसपी विधायक नाहिद हसन की है और दूसरी तस्वीर विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची की है। दोनों ही नेताओं पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर साध्वी प्राची ने क्या कहा है। मैं कहूंगी 99% हिंदुस्तान का मुस्लिम मेरे देश के शिव भक्तों की एक कावड़ बनाता है हरिद्वार के अंदर, वहां से बहिष्कार होना चाहिए, वहां से उनको निकालना चाहिए, मेरे देश के हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए। दरअसल अपने भड़काऊ भाषण के लिए अक्सर चर्चित रहने वाली साध्वी प्राची कांवड़ शिविर का उद्घाटन करने बागपत आई थी, लेकिन अपने भाषण में बगैर नाम लिए उन्होंने एक समुदाय के प्रति खूब आग उगली। कभी हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने का भाषण देना, तो कभी हिंसा के पथ पर चलने की नसीहत देना। साध्वी प्राची अपने बयानों के जरिए वैसे तो मोदी सरकार की समर्थक दिखना चाहती हैं, लेकिन उनके बयानों से सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को नुकसान पहुंचता है। हालांकि साध्वी का मौजूदा बयान समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले यूपी के कैराना के विधायक नाहिद हसन ने कहा था कि बीजेपी समर्थक दुकानदारों से मुसलमान सामान न खरीदे। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। बताया जा रहा है कि कैराना में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने डंडा चलाया, तो नाहिद ने ऐसे लोगों को बचाने की पहले कोशिश की। जब अधिकारी नहीं माने, तब उन्होंने समाज को बांटने वाला ऐसा भड़काऊ बयान दिया। सवाल यह है कि एक तरफ जहां जय श्री राम और मॉब लिंचिंग को लेकर देश में सियासत की कोशिश हो रही है, वहां साध्वी प्राची और नाहिद हसन जैसे लोगों का बयान ऐसी बंटवारे की राजनीति को और बढ़ावा ही देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश की नई जिम्मेदारी संभाल रही है प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा मसला सामने रखा है, और यह मसला है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि एक अत्याचार की पीड़ित महिला जब पुलिस के सामने अपने अत्याचार की रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो पुलिस वाले अत्याचार का रिपोर्ट नहीं लिखते, बल्कि उस महिला के साज श्रृंगार पर टिप्पणियां करते हैं, अभद्र टिप्पणियां। यह बताता है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पुलिस वालों के बारे में कोई कार्रवाई करेंगे?
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग लड़की छेड़खानी की शिकायत करने थाना पहुंची है। जरा सुनिए। बताओ क्या हो गया? पानी भरा तो अमर तिवारी ने छेड़छाड़ करी थी, तो मेरे भाई ने देख लिया तो इतने में मार पीट होने लगी। फिर उसके बाद अमर तिवारी ने अपने घर वालों को बुला लाया। फिर मेरे भाई से मरवाया, मेरे भाई को बहुत मारे ने। लड़की ने साफ साफ पूरी बात बताई कि छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई की पिटाई हुई है, लेकिन पुलिस वाला उससे उल्टा सवाल करता है। कैसे, सुनिए। तुम्हारे भाई ने मारा है? मेरे भाई ने नहीं मारा है, वही लोग ने मारा है। लड़की फिर पूरी वारदात बताती है, गुनाह में शामिल लोगों के नाम भी बताती है, लेकिन पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने के बजाय क्या कुछ पूछ रहा है, ये भी सुन लीजिए। ये अंगूठी तुम क्या पहन रहे हो? ये चूड़ा किस लिए पहन रहे हो? ये क्यों डाले हो गले में? ये इतने आइटम तुम किस लिए डाले हो? क्या में पढ़ती हो? सर पढ़ती नहीं है। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे पुलिस को क्या परेशानी है, लेकिन अगले ही पल पुलिस वालों ने नाबालिग लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया। नहीं हो, ये चूड़ा है, ये लॉकेट है, दो ये अंगूठी तुम छह क्यों पहनते हो? इसी से दिखाई दे जाता है कि तुम क्या हो। अब जरा इस महान पुलिस अधिकारी का चेहरा भी आप देख लीजिए, जो मजदूरी करने वाले माता पिता की एक बच्ची की शिकायत नहीं सुनता, उसे बल्कि सर्टिफिकेट दे देता है। यूपी के थानों की हकीकत वैसे तो आई गई खबर हो गई, लेकिन कांग्रेस की महासचिव यानी प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को पोस्ट करके महिला सुरक्षा के हालात पर सवाल उठाया, तो आनंद फानंद में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। संबंधित हेड कांस्टेबल जो थाना नजीराबाद पर तैनात हैं, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी पुलिस वाले को लाइन हाजिर करके पुलिस पल्ला झाड़ रही है, लेकिन इंसाफ तो तब होता जब इस पुलिस वाले पर ही उत्पीड़न का केस दर्ज होता। टीम न्यूज़ नेशन। अगले साल जापान के टोक्यो में समर ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इसकी तैयारी जापान में बड़े जोर शोर से चल रही है और इसी सिलसिले में जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबो मास्केट को तैयार किया है, जो कि आने वाले मेहमानों का स्वागत करेगा। इसके अलावा फील्ड स्पोर्ट के लिए भी जापान इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर रहा है।